Namaskar, welcome to this video in which I will give you the idea as to how to write down the answer to a question in the civil services examination. I will pick an example from the year 2022 from the history and culture segment में OP Singh. This question was asked in civil services 2022 और इसका जो आपको आंसर करना था वो 150 वर्ड्स में करना था। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज आप देखिए, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ द सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, अगेंस्ट विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द more numerous and better equipped armies of the Indian rulers. सीधी सीधी बात यह है, गिव रीजंस, इसके कारण बताइए आप। सीधी सीधी बात है कि जो ब्रिटिश आर्मीज थी दे वुड विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द लोकल इंडियन रूलर्स आर्मीज विच वर मोर न्यूमरस एंड विच वर वेरी वेल इक्विप्ड, विच वर वेरी वेल इक्विप्ड, बेटर इक्विप्ड इवन कहा गया, उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से उनके पास वेपनरी होती थी। और तो इसको बताना है, आपको समझाना है कि क्यों, जबकि जैसे इंडियन स्टेट्स थे उस समय कि ग्वालियर स्टेट था, ग्वालियर स्टेट ऑफ सिंधिया, होलकर वो इंदौर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा, निजाम ऑफ हैदराबाद, ऐसे ही अवध यहां के कौन थे? नवाब थे, नवाब। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां के भी नवाब थे। राजपूत, जाट्स, many of these kingdoms they did have the very well equipped armies and in far better numbers than those of the British. लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके खिलाफ लगातार क्यों जीतती रही? Why would it win consistently against the Indian armies? तो इसका कारण क्या है आपको इसमें सीधे सीधे बताना है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मीज इन इंडिया। तो मिड 18th सेंचुरी प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट there was no possibility of a sustainable anti-British combination. एक तो ये बात है, यानी Indians did not have the unity. अच्छा, तो पहला तो जो पॉइंट आएगा वो है unity. And British were expert in the game of divide and rule. तो उनमें यूनिटी भी नहीं थी और डिवाइड एंड रूल का गेम अंग्रेज अच्छी तरह से खेलना जानते थे। दूसरा यह है, यहां पे आपको पहले ही बता देना है कि द इंडियन आर्मी, सम इंडियन आर्मीज डिड हैव बेटर इक्विपमेंट। जैसे मराठों में ग्वालियर के सिंधिया की आर्मी बहुत अच्छी थी, उनके पास जो आर्टिलरी थी दैट वाज मैनेज फ्रॉम यूरोप and French generals were called to train their army. होलकर की आर्मी भी बहुत अच्छी थी। होलकर आर्मी was also given training by the French generals. ऐसे हम अगर देखें तो सिख आर्मी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह was highly skilled, very efficient army. Sikh army was also trained by the फ्रेंच जनरल्स। उसमें दो खास थे, उसमें वेंटूरा एंड एलार्ड। इन्होंने फ्रेंच आर्मी के एक डिवीजन को, पूरे डिवीजन को इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने पूरे डिवीजन को एक ट्रेनिंग दी थी वेंटूरा एंड एलार्ड ने। तो सिख आर्मी वाज आल्सो
highly trained, highly trained. और जिस आर्मी was known as फौज खास, this was regarded as the best in Asia, फौज खास of पंजाब राजा रणजीत सिंह, फौज एक खास. हम इसमें टीपू सुल्तान का भी कर सकते हैं. टीपू सुल्तान आर्टिलरी वॉज वेरी वेरी एफिशिएंट. इन सब के बावजूद, अच्छी संख्या होने के बावजूद, भारतीय रियासतों की हार क्यों हुई? और ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से कंपनी ने शुरुआत की थी. यहां बैटल ऑफ प्लासी था. प्लासी के बारे में कहा जाता है, इन प्लासी on 23rd June the armies of Bengal, Bihar, Orissa which were commanded by Mir Jafar, जो कि ट्रेटर था, they were defeated by the army of the company. तो प्लासी was basically a conspiracy जिसमें अंग्रेजों की सफलता मिली अंग्रेजों को, लेकिन ये कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बैटल नहीं था. लेकिन प्लासी से जो मैंने बेनिफिट थे उनसे उन्होंने क्या किया, 1764 में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली थी. इन दी 7 years कंपनी ग्रू इट्स पावर multifold and then they defeated a combination of the Indians in the battle of Buxar. प्लासी को हम कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, बट इन बक्सर ब्रिटिश डिस्प्लेड देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ. तो केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से वो नहीं जीते. They won this battle as a result of a number of strategies which were far more better than those adopted by the Indian. Awadh was brought 1765 में, Awadh was brought under the control by the East India Company. Awadh was developed as a buffer state. Thereafter the British turned their guns towards Mysore, towards the Marathas. Mysore war हुआ. Mysore wars were fought in 1767 to 1769. पहला मैसूर वॉर था, फर्स्ट मैसूर वॉर. उसके बाद 1780 to 84 ये सेकेंड मैसूर वॉर हुआ. इसमें बराबरी पर छूटा. बट इन द थर्ड मैसूर वॉर द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन डिफीटिंग टीपू सुल्तान. अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराने में सफलता प्राप्त की. टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन 1790 to 92. और ये क्यों हारा? बिकॉज ब्रिटिश क्रिएटेड a combination of the Indian powers. They allied themselves with the Marathas and Hyderabad Nizam. And Tipu was isolated in the politics of Deccan. वो defeat कर दिया उसे. And after this, the fourth Mysore War, 1799, Tipu was single-handedly defeated by British when Wellesley was the Governor General. अब इसमें क्या चीज निकल के सामने आती है? जो चीज सामने निकल के आती है वो ये आती है कि ब्रिटिश kept on moving ahead in a consistent manner. टीपू had been weakened quite considerably in 1792. टीपू का आधा राज्य ले लिया था, उसके पास रिसोर्सेज कम हो गए थे, and his soldiers in 1799 were not very properly fed or properly given salaries. तो इंडियन पावर्स के पास पैसे की कमी पड़ गई थी. On the other hand, the British kept on grooming their resources in a very systematic manner. आप यहां से देखेंगे 1772 से लेकर ही अंग्रेजों ने अपने रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन पर पूरा ध्यान दे दिया था, बल्कि हम कहें 1765 से ही. आफ्टर दे सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद से उन्होंने 1772 में उसको रेवेन्यू सिस्टम को और भी अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन किया. देन इन 1793 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, और वहीं से उन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे रेवेन्यू सेटलमेंट्स के, जैसे रैयतवारी सेटलमेंट. तो ब्रिटिश केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर पॉलिटिकल पावर. एट द सेम टाइम दे आल्सो केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर economic resources, revenue resources.
ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट लव वाज ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्शियल प्रॉफिट्स, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट लूज इट्स साइट फ्रॉम विनिंग द न्यूअर एंड न्यूअर टेरिटरीज। व्हाई? जब एक बात समझ लीजिए कि why was there urge for the conquest of newer and newer territories? अर्ज कहां से आई है? अर्ज आई कि इस बात से कि भाई हमें नई टेरिटरीज मिलेंगी, रेवेन्यू रिसोर्सेस मिलेंगे, रेवेन्यू आएगा तो और ज्यादा हम मजबूत हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। Here in this regard the British kept moving quite ahead। और जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रिटिश हैं दे डिड नेवर लूज साइट ऑफ देयर अल्टीमेट गोल। दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट द गोल रोल एंड देयर मिशन इन इंडिया, देयर मिशन इन इंडिया। एक तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा that strategically they were, if they were not better, then they were also not inferior, they were also equal in the military strategies, उनसे कम नहीं थे strategies। ठीक है। तीसरा आ जाएगा British won their game mostly by using the trick and diplomacy, and they won their battles with minimum losses। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डिप्लोमेसी में एक चीज आ जाती है कि आप एलाई कर रहे हैं, जैसे आप दूसरी इंडियन पावर्स को साथ मिला के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द थर्ड मैसूर वॉर टीपू सुल्तान वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड, देन ही वॉज डिफीटेड। He was defeated by a combination of Marathas, East India Company and Hyderabad। और जब वो काफी कमजोर हो गया था उसके बाद, then the British single-handedly defeated Tipu Sultan in 1799। The same trick and diplomacy was used by the British in the matter of the other states। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इससे ही रिलेटेड है, वो ये है कि ब्रिटिश वर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव, अबाउट देयर गोल। तो उन्हें पता था कि हमें क्या करना है मिशन के। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वुड ग्रो देयर एम्पायर। जब उन्होंने एम्पायर को शुरू किया, यहां से शुरू किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, देयर एम्पायर ग्रू विद स्नोबॉल इफेक्ट। नॉट ओनली हियर, इट वाज एक्सटेंडेड इनटू बर्मा एंड अफगानिस्तान। तो जैसे उनका साम्राज्य बढ़ा, तो क्यों बढ़ा भाई? उसके लिए उन्होंने एक तो डिप्लोमेटिक एक तैयारी वो करते थे, स्ट्रेटेजिकली तो करते थे, डिप्लोमेटिक भी करते थे। और दूसरी तैयारी वो जो करते थे वो ये करते थे, इस दो फायदे होते थे उन्हें कि कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन वेंट ऑन साइड बाय साइड। कॉन्क्वेस्ट एंड consolidation went side by side। दोनों एक साथ ही चलते थे। यानी जिस एरिया को उन्होंने कॉन्कर किया, पहले यहां पे उन्होंने गवर्नेंस दी है, फिर आगे इससे बढ़े, यहां तक पहुंचे, फिर दूसरे एरियाज में कॉन्केस्ट किया, फिर वहां को गवर्नमेंट दी, फिर आगे बढ़ते चले गए। इस तरह से their empire rose just like a snowball effect। जैसे एक बर्फ की गेंद होती है और वो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो उस स्नोबॉल इफेक्ट से उनका एम्पायर बढ़ता चला गया। तो जो कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने काफी कुछ एनालाइज किया है, उसमें शेखर बंदोपाध्याय हैं, वो क्लियरली लिखते हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन जो स्टेट्स थे, उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं रहती थी।
They suffered mainly due to the negative motivation of their soldiers. जिस सिपाही को अपनी तनख्वाह सही टाइम पर नहीं मिलेगी, उसका लड़ने का जो जोश है, जज्बा है, वो भी उतना ही कम हो जाएगा। तो इंडियन सोल्जर्स का मोरल काफ़ी डाउन रहता था और अंग्रेजों ने ये किया कि जिस एरिया में वो गए वहाँ पे उन्होंने गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया एंड देन दे बिल्ट अप देयर रिसोर्सेज। अंग्रेज बड़े रिसोर्सफुल थे एंड वेयर एवर दे एस्टेब्लिश देयर रूल दे कंसोलिडेटेड देयर पावर इन दैट एरिया। उस कंसोलिडेशन का मतलब कई तरह से होता है, वो पॉलिटिकल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, वो जुडिशियल भी है, वो रेवेन्यू भी है, वो रेवेन्यू सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होता है। और एक चीज़ जो हम विच वी कैन नॉट लूज साइट ऑफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन सभी पॉइंट्स में आती है, वो ये है कि ब्रिटिश केप्ट ऑन प्रमोटिंग एंड प्रोपाउंडिंग एन आइडियोलॉजी। एक विचारधारा थी उनके पास। ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है। जहाँ जहाँ जाते थे ब्रिटिश वुड क्लेम दैट वी वुड गिव यू द बेनिफिट ऑफ पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का हम बेनिफिट देंगे एंड वी वुड सेफगार्ड योर इंटरेस्ट in the conditions which were chaotic, which were quite disturbing, and the main cause of the disturbance were the local kingdoms. वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। Why should the people accept the British rule? वो इसलिए accept करेंगे कि British rule kept on providing the new administrative system, new judiciary, new revenue system. ठीक है, तो उन्होंने भारतीयों को ये समझाया कि हम जो हमारी सरकार है हमने भारत में क्यों एस्टेब्लिश की है, क्योंकि 18th सेंचुरी जो इंडिया था वो अपने आप में अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते थे और वो इसीलिए एक एक करके हमने बहुत सारे रियासतों को अपने कंट्रोल में किया, उन्हें हराया, उनके राज्यों को अपने कब्जे में किया। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए दो तरह की टेरिटरीज क्रिएट की थी। वन वर द डायरेक्ट टेरिटरीज विच वर अंडर देयर कंट्रोल लाइक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, और दूसरी वो थी जो कि देशी रियासतों के कंट्रोल में उन्होंने ऐसी छोड़ दी थी, जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, सभी रियासतों का उन्होंने विलय नहीं किया था। तो अंग्रेज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सब चीज़ें करते थे और एक तरह से उनमें पेशेंस था। उन्होंने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया। जब फर्स्ट मराठा वॉर ख़त्म हुआ 1782 में, फर्स्ट मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड। तो फर्स्ट मराठा वॉर के बाद मराठा वॉर ये बराबरी पे छूटा था। पहले मराठा वॉर बराबरी पर छूटने के बाद जो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स से जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके ऊपर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स ने की थी कि इन्हें मराठों को हमने एक जीवन दान क्यों दे दिया। उन्होंने कहा था कि नाउ यू मे वेट फॉर नेक्स्ट 15 years or 20 years or 20 years, 30 years, 40 years, we can wait, क्योंकि हिस्ट्री एज फार एज द मराठाज वर कंसर्न वुड रिपीट इटसेल्फ। और वही हुआ। एग्जैक्टली 20 years आफ्टर दिस 1802 another context background of the another war started. They were very far sighted people. ऐसे ही सिखों के मैटर में हुआ। पंजाब जो स्टेट था, पंजाब स्टेट ऑफ सिख रणजीत सिंह वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। उनके पास बड़ी अच्छी आर्मी थी। ये तो यमुना है, ये गंगा है, ये इंडस है और ये पंजाब का इलाका है। ये सतलज रिवर है, सतलज LEG, और ये काबुल रिवर है। ठीक है। पंजाब स्टेट वॉज इमर्जिंग वेरी पावरफुली और 1809 में सिख राजा रणजीत सिंह की पावर को अंग्रेजों ने रिकॉग्नाइज कर लिया एंड ए ट्रीटी वॉज साइंड, जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं। This Sandhi, this treaty, Amritsar Treaty, maintained peace between Ranjit Singh and the East India Company
Ranjit Singh and East India Company for a period of no less than 36 years. Until 1845-46, this treaty was broken down and first Sikh war took place. अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई देखिए रणजीत सिंह को जाने दीजिए, रणजीत सिंह कब तक जीवित रहेंगे? आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में। उसकी डेथ के बाद तो जो हिस्ट्री है सिख दरबार की, जो राजनीति है, उनका जो इतिहास है वो ऐसे ही चलेगा। सिख वुड बी डिवाइडेड into different factions. They would start faction fighting and then we would get the opportunity, और opportunity आ गई। Opportunity came only 6 years after first Sikh war and then second Sikh war 1848-49। ठीक है, तो in this way we can understand, we can write down our answer। आप अपने हिसाब से आंसर को 150 वर्ड्स में ही आप उसको वाइंड अप करेंगे, बहुत सारे डेट्स डेटा देने की आवश्यकता उसमें नहीं है। कुल मिला के 4-5 बातें जो हैं, जो यूनिटी को कैसे ब्रेक करते थे, डिप्लोमेसी किस तरह की थी, कंसोलिडेशन भी करते, कुल मिला के 4-5 बातों पे आपको टिके रहना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके।